पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, देखिए हर बार मैं आपको टॉपिक समझा के ही चालू करता हूं, तो यहां भी टॉपिक का एक एक वर्ड आपको समझाऊंगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो आपको पता है ना एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस होते हैं। हमें क्या करना है, एलिमेंट्स का वर्गीकरण करना है, मतलब क्लासिफिकेशन करना है, मतलब उनको पार्ट पार्ट में, अलग अलग पार्ट में जमाना है। ठीक है, और कैसे जमाना है, पीरियोडिकली जमाना है। पीरियोडिकली मतलब होता है आपको एक फिक्स्ड इंटरवल, मतलब देखिए पीरियोडिकली मतलब क्या होता है, हर एक फिक्स्ड इंटरवल में कुछ चीजें रिपीट होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल डे, भाई डे नाइट एक पीरियोडिक चेंज ही तो है। ठीक है, वो रिपीट होते रहते हैं। चले जैसे तारक मेहता का उल्टा हर रात 8:30 बजे आता है ना, तो पीरियोडिक है वो भी। ठीक है भाई, ऐसा कभी हुआ कि भाई जेठालाल ने बोल दिया हमारी कमर में दर्द है तो नहीं आएगा तारक मेहता, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो भाई यहां पर क्या होता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हर चीजें पीरियोडिकली होती है। ठीक है, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हमको ये समझाता है। देखिए कभी आप अगर लाइब्रेरी गए हैं तो लाइब्रेरी में भी आपने देखा होगा कि लाइब्रेरियन जो रहता है वो बुक्स को बिल्कुल सिस्टमैटिक ऑर्डर में जमाएगा। ठीक है, अगर वो नहीं जमाता तो भाई आप सर खुजाते रह जाते, बुक नहीं मिलती आपको। ठीक है, तो वही चीज हम यहां करेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप सब्सक्राइब करिए, फिर हम लोग चालू करते हैं उसको। जल्दी से लाल बटन दिख रहा है ना, उसको सब्सक्राइब कर लो जल्दी। ठीक है, और लाइक कर दो, फिर हम लोग चालू करते हैं। और शेयर भी हो सके तो कर दो भाई। चल हाँ, अगर देखिए हमारे पास एक टारगेट है, अगर हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं तो हम आपके लिए लाइव सेशंस लाएंगे। लाइव सेशन, बिल्कुल लाइव सेशंस होंगे आपके लिए। ठीक है, रात को बिल्कुल लाइव सेशंस होंगे, चिंता बिल्कुल मत करिए। टर्म 2 हम बहुत अच्छे से करेंगे। चले, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, सबसे पहले यहां पर आया एक साइंटिस्ट जिसका नाम था डोबर्नियर। क्या नाम था, डोबर्नियर्स ट्राइड। तो ट्राइड का मतलब क्या होता है, ट्राइड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो जो डोबर्नियर ने बोला था, ठीक है, इफ वी अरेंज द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, इफ वी अरेंज द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मतलब एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर जाएंगे तो क्या होगा, जो मिडिल एलिमेंट होगा, द मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। फिर से रिपीट करता हूं मैं। ठीक है, अगर आप किसी भी एलिमेंट को, किसी भी 3 एलिमेंट के ग्रुप को अगर जमाएंगे जो जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, तो क्या होगा, जो बीच वाला एलिमेंट है, जो मिडिल एलिमेंट है, वो अदर 2 एलिमेंट्स के मासेस का अर्थमेटिक मीन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट ट्राइड की बात करते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का मास 7, सोडियम का मास 23 और पोटेशियम का मास 23 है ना, 23 है और 39। आप करिए भाई, मिडिल एलिमेंट कौन है, सोडियम, तो इसका मास इन दोनों के अर्थमेटिक मीन के बराबर होना चाहिए, अप्रोक्स अर्थमेटिक मीन के बराबर होना चाहिए। चलिए करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, अर्थमेटिक मीन क्या होगा, 7 + 39 अपॉन 2 एलिमेंट है, ये 2 ही है ना, 2 ही नंबर है, तो कितना आ जाएगा ये 46/2 यानी कि 23। देखिए 23 किसका होता है, सोडियम का होता है। ऐसे ही 3 ट्राइड और थे, ठीक है, 3 ट्राइड और थे। कौन से थे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, कैल्शियम का मास कितना था, कैल्शियम का मास था 40, स्ट्रोंशियम का मास कितना था, स्ट्रोंशियम का मास था 88 और बेरियम का मास था 137। यहां भी इन दोनों का मीन जो है वो कितना आता है, वो आता है 88.5 कुछ आता है। ठीक है, जिसका अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना होता है, 88। चले, एक और ट्राइड है, हैलोजन ट्राइड। ठीक है, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। क्लोरीन का मास 35.5, ब्रोमीन का मास 80 और इसका 127। इन दोनों का मीन जो है वो 81.5 आता है, जिसका अप्रोक्सीमेटली आंसर है 80। तो यहां पर क्या होगा भाई, ये 3 ट्राइड तो बढ़िया से बना लिए, यहां 3 ट्राइड तो डोबर्नियर ने बढ़िया से बना लिए, पर क्या हुआ, उसके बाद डोबर्नियर जो है वो अपने ट्राइड्स को पूरा नहीं कर पाया, यही उसका लिमिटेशन था। भाई देखिए
अगर आपका कोई भी काम, जैसे कारपेंटर है, अगर आपका काम बहुत बढ़िया से करके जाता है तो ठीक है, पर वो अगर बढ़िया काम कर रहा है और बीच में छोड़ के चले जाएगा तो आप उसकी बदनामी करेंगे। तो वही चीज हुई डोवर्नियर के साथ। इसने 3 चीजें तो बहुत अच्छे से जमा ली, पर उसके बाद अगले एलिमेंट्स के ट्राइड ये बनाने में फेल हो गया। चले, अब डोवर्नियर के बाद जो कोशिश की वो न्यूलैंड ने की। किसने की स्टूडेंट्स? न्यूलैंड। ठीक है, न्यूलैंड। हाँ, एक चीज और जान लीजिए, डोवर्नियर के समय क्या थे, 33 से भी कम एलिमेंट नोन थे और उसने उन्हीं को लेके बनाया था। ठीक है, अब आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलता है, देखिए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड ने बोला, न्यूलैंड एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, उसने बोला कि अगर आप किसी भी, जैसे सारे गांव पा होता है ना, सारे गामा पादा नी सा नी धा पा, मतलब आप क्या करते हैं, एक बार सुर को पूरा बोलते हैं और फिर उसी को रिपीट करते हैं। तो भाई वैसे ही क्या होता है कि एलिमेंट्स होते हैं, अगर एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया जाए तो क्या होता है, एवरी फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, की प्रॉपर्टी एवरी एर्थ एलिमेंट से मैच करती है। एवरी एर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी एवरी फर्स्ट एलिमेंट से मैच करती है। अगर हम उसको जमाएं तो हमें पता चलेगा कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मैच करती है। इफ वी अरेंज दी एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, देन द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एर्थ एलिमेंट मैचेस विद दी या सिमिलर टू दी प्रॉपर्टी ऑफ एवरी फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो ये था न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव भी बहुत वजहों से फेल हो गया। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव भी बहुत वजहों से फेल हो गया। पहला वजह थी इसकी डिमेरिट्स। तो इसके डिमेरिट्स क्या थे? पहला डिमेरिट्स था कि जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। कैल्शियम तक मतलब सिर्फ लाइटर एलिमेंट, मतलब 20 के एलिमेंट, 20 के बाद वो एलिमेंट को नहीं जमा पाया। कैल्शियम के बाद वो अच्छे से एलिमेंट को नहीं जमा पाया। कैल्शियम तक उसका लॉ का जादू बहुत अच्छे से चला, पर उसके बाद वो फेल हो गया। समझ में आया कि नहीं? कोई स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं? चले, दूसरी चीज क्या हुई? दूसरी चीज न्यूलैंड ने समझ लिया कि सिर्फ इस दुनिया में 56 एलिमेंट ही नोन है। 56 के बाद दूसरे एलिमेंट जो है वो नोन नहीं है। ठीक है, मतलब और एलिमेंट जो है वो डिस्कवर नहीं हुए। ठीक है, तो भाई ऐसी चीजें मान लो जैसे 2 एलिमेंट उसने जमाए और इसके बीच में क्या हुआ, तीसरा एलिमेंट आ गया, तो फिर कहां जमाएगा भाई? उसकी वजह से उसका पीरियोडिक टेबल बिगड़ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल बिगड़ जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज उसने क्या किया, जैसे इंडियन रेलवे करती। इंडियन रेलवे क्या बोलते हैं, जैसे अभी कभी आप जनरल डिब्बे में सफर किए होगे तो क्या होता है, 3 लोगों की सीट है, खसको भाई चौथा और बैठ जाएगा, फिर और खसको 5वां और बैठ जाएगा। ठीक है, और उसमें कहो 6वां और अटक जाए। ठीक है, तो ये वो सब होता है इंडियन रेलवेज में। तो बस वैसे ही मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने एक एलिमेंट की जगह पे 2 एलिमेंट को बिठा दिया। भाई कोबाल्ट और निकल को खसका के बिठा दिया। अरे भैया बैठ जाओ इस पे। ठीक है, चौथा डिमेरिट ये था कि जो आयरन की प्रॉपर्टीज हैं वो कोबाल्ट और निकल से मैच करती हैं, पर इसने क्या किया, आयरन से कोबाल्ट और निकल को, या कोबाल्ट और निकल को आयरन से बहुत दूर बिठा दिया। आयरन को कोबाल्ट और निकल से बहुत दूर बिठा दिया। आप खुद सोचिए, आपका रिजर्वेशन जो है वो एक साथ हुआ है और आपको टीसी बोले कि नहीं आप अपनी मम्मी के साथ नहीं बैठोगे, आप दूर बैठोगे वहां पर, तो कैसा फील होगा? तो आयरन की प्रॉपर्टी इससे मैच करती थी, पर इनको एक साथ तो बिठाया नहीं इसने, या एक के नीचे एक बिठा देता। ठीक है, तो यहां पर ये न्यूलैंड के ड्रॉबैक्स थे। तो न्यूलैंड से हमने कुछ अच्छी बातें भी सीखी कि भाई हाँ, यहां पर हम एक पीरियोडिक ऑर्डर बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चले, अब आता है मेंडलीफ। ठीक है, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। आप इसको एक बार पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना? तो ये सब चीजें जो हैं वो नोट डाउन करनी जरूरी है। चल, अब आता है क्या, अब आता है पीरियोडिक। सबसे पहले चीज है पीरियोडिक टेबल क्या होता है। पीरियोडिक टेबल सुनोगे, ये पीरियोडिक टेबल क्या होता है? तो पीरियोडिक टेबल एक ऐसा चार्ट होता है। पीरियोडिक टेबल इज मतलब चार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, मतलब ग्रुप ऑफ एलिमेंट का वो चार्ट होता है। इट इज अ चार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इन विच द एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर
एटॉमिक मासेस और एटॉमिक वेट कुछ भी हो सकते हैं, और उनमें पीरियोडिकली जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट हो रही हैं, इनको हम क्या बोल सकते हैं, पीरियोडिक टेबल। समझ में आया? तो चलिए आते हैं हम लोग मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या बोलता है? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है सबसे पहली चीज बोलता है कि जो एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, है ना, उनकी प्रॉपर्टीज, जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस, ठीक है। जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो, जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो उनके एटॉमिक मास की पीरियोडिक फंक्शन है। मतलब अगर पीरियोडिक मासेस को हम जमाएंगे तो क्या होगा, वो प्रॉपर्टीज रिपीट करेंगे। दूसरी चीज उसने क्या किया, उसने एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया। किसके? एटॉमिक मासेस के। एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया किसने? मेंडलीव ने। मेंडलीव ने जो एलिमेंट को जमाया वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में जमाया। तीसरी चीज उसने क्या किया, उसने वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोला और हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स बोला। ठीक है। मेंडलीव की टेबल में कुल 8 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड्स थे। कोई दिक्कत तो नहीं आता स्टूडेंट्स? चल अब बात आती है क्लासिफिकेशन कैसे किया उसने। क्लासिफिकेशन कैसे किया उसने? तो क्लासिफिकेशन के लिए उसने बोला कि भाई देखो क्या होता है कि अगर मान लो दो, देखिए उस समय ऑक्साइड्स बहुत फेमस थी, ऑक्साइड बहुत ज्यादा चलती थी, है ना, कि भाई इसकी ऑक्साइड है, उसकी ऑक्साइड है, उसकी, मतलब ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा चलता था। ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा चलता था। तो भाई उसने क्या किया, उसने ना ऑक्साइड और हाइड्राइड के बेसिस पे भी एलिमेंट को क्लासिफाई किया। उसने बोला कि भाई अगर मान लो 2 एलिमेंट है, ठीक है, 5वां पॉइंट है, अगर उसने बोला अगर मान लो 2 एलिमेंट है या 2 से ज्यादा एलिमेंट है, ठीक है, उनका अगर ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला सेम है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। और बिल्कुल सही बात निकली है। जैसे कि R कोई एक एलिमेंट है, इफ R इज अ एलिमेंट, ठीक है, तो उसकी ऑक्साइड मान लेते हैं R2O, और R2O जैसी कौन सी ऑक्साइड्स होती है, जैसे कि H2O, जैसे कि Na2O, जैसे कि Na2O, K2O, ठीक है, जैसे कि Ag2O। तो यहां पर क्या है, यहां पर इनकी प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम निकल रही थी। ये तीनों तो आज भी एक ही ग्रुप में लाया करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही कहा था मेंडलीव ने। और इनकी हाइड्राइड भी कैसी बनती है, इनकी हाइड्राइड भी RH के फॉर्म में बनती है, जैसे कि NaH, जैसे कि KH, ठीक है, ऐसी हाइड्राइड्स बनती है। जैसे कि RO या इनकी हाइड्राइड कैसे बनती है, RH2, ठीक है, जैसे कि आपको मिलेगा BeO या BeH2, बेरिलियम हाइड्राइड या बेरिलियम ऑक्साइड, जैसे कि MgO या MgH2 या CaO या CaH2। तो इनकी प्रॉपर्टीज अभी भी सेम है, ठीक है। तो उसने क्या किया, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड के फॉर्म में इनको जमा दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट्स यहां तक? चल ठीक है। अब बहुत गौर सुनिए, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो है वो एक फ्यूचरिस्टिक पीरियोडिक टेबल था और उसके कुछ अच्छाइयां थी, यानी कुछ मेरिट्स थे। क्या मेरिट्स है, जल्दी देख लेते हैं। मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, क्या मेरिट्स थे? तो पहली चीज, उसने गैप्स लेफ्ट किए, ठीक है, जो गैप्स है ना वो लेफ्ट किए अपने पीरियोडिक टेबल में। उसके समय 63 नोन थे, क्योंकि उसने वो जान चुका था ना कि भाई हमें अक्कड़ बनने से कोई फायदा ही नहीं है। देखिए न्यूलैंड के समय 56 नोन थे, ठीक है, अब उसके समय 63 नोन थे, तो भाई एलिमेंट बढ़ गए ना। तो मेंडलीव ने बोला कि भाई सामने और एलिमेंट भी डिस्कवर हो सकते हैं, तो उसने क्या किया, गैप्स को लेफ्ट किया। दूसरी चीज उसने क्या किया, कई एलिमेंट को प्रिडिक्ट कर दिया।
ठीक है, प्रिडिक्ट कर दिया, कई चीजों को प्रिडिक्ट कर दिया, कई एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट कर दिया। जैसे कि उसका एक एलिमेंट था जिसका नाम था एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम जो है वो उसने प्रिडिक्ट किया। क्या एका एल्यूमिनियम क्यों नाम रखा? क्योंकि एल्यूमिनियम के नीचे आ रहा था, तो उसने क्या किया, एल्यूमिनियम की नीचे वाली जगह जो है उसको छोड़ दिया। उसने बोला यार यहां तो कोई एक एलिमेंट आना चाहिए, भविष्यवाणी कर दी भाई उसने पहले, ठीक है, वो भविष्यवाणी कर दी उसने और बिल्कुल सही निकली आज भविष्यवाणी उसकी, ठीक है, कि उसने नाम दिया एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम क्यों दिया? क्योंकि एल्यूमिनियम के नीचे आ रहा था वो, ठीक है, इसलिए उसने एका एल्यूमिनियम नाम दिया। और एका एल्यूमिनियम जो है वो आज गैलियम के नाम से फेमस है, ठीक है। गैलियम वो एक एलिमेंट था जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में नहीं था, पर मेंडलीव ने इसका प्रोडक्शन पहले से ही कर दिया था। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स यहां तक? चले, अब बात आती है कि अगर मान लीजिए पूरा एक सेट ऑफ ग्रुप डिस्कवर हो जाए, पूरा एक सेट ऑफ ग्रुप डिस्कवर हो जाए तो भाई क्या होगा? मतलब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बाद बहुत सारी गैसेस को डिस्कवर किया गया जिनको नोबल गैसेस बोलते हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। तो यहां पर क्या हुआ, बहुत सारी गैसेस को डिस्कवर किया गया और यह बताया गया कि भाई ये गैसेस जो है नॉन रिएक्टिव हैं ज्यादातर। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल ने उदार था, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल थोड़ा उदार था, तो उसने क्या किया, इनको भी जगह दे दी। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल इनको भी जगह दिया, मतलब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इनको भी जगह मिल गई। तो ये 3 मेरिट से। अब भाई ये फेल तो हुआ, आज तो हम जानते हैं कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो है वो नहीं चलता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चलता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्यों आया, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्यों फेल हुआ, जरा उसके डीमेरिट्स देखते हैं। चलो, तो डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। डीमेरिट्स क्या होते हैं? तो पहला है हाइड्रोजन की पोजीशन, जो आज भी विवादित है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एक्चुअली मेंडलीव ने क्या किया, मेंडलीव ने मेटल्स के बीच में हाइड्रोजन को प्लेस किया। अगर आप मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें देखिएगा मेटल्स के ऊपर ही हाइड्रोजन को प्लेस किया गया फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है। तो वहां पर क्या है, आपको दिखेगा कि मेंडलीव ने इनको गलत प्लेस किया, क्योंकि वहां पर क्या होता है भाई, देखिए उसने ऑक्साइड्स के फॉर्म में अरेंज किया और उसकी ऑक्साइड जो है वो किससे मैच कर रही थी, मेटल के ऑक्साइड से मैच कर रही थी, तो उसने वहां पर जमा कर दिया। जबकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन को नॉन मेटल से प्लेस करना था, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो हेलोजन के साथ है, हेलोजन जैसी है, तो उसको वहां प्लेस करना था। भाई देखिए नए पीरियोडिक टेबल में भी यही चीज है कि उसको मतलब एक हाइड्रोजन नॉन मेटल है, उसको मेटल के साथ प्लेस किया गया है, पर उसके लिए फुल मतलब तर्क है वहां पर, फुल मतलब उसके रीजंस दिए गए हैं कि वो क्यों प्लेस हुआ है, ठीक है। तो चले, यहां पर हाइड्रोजन की प्लेस एक पहली मतलब दिक्कत थी। दूसरी चीज, उसके समय आइसोटोप आ गए थे। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होते हैं, पर एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो जैसे कि बात करते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, 2 आइसोटोप है, पर इनका मास एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है। तो भाई अब खुद सोचिए, पीरियोडिक टेबल में 35 क्लोरीन आएगा और 37 क्लोरीन अलग से आएगा, क्योंकि मास तो डिफरेंट है इनके, फिर इनको एक साथ कैसे रख सकते हैं? तो यहां पर क्या है, मेंडलीव का टेबल आइसोटोप्स को जमा नहीं पाया। पर हाँ, मेंडलीव में जिगरा बहुत था भाई, मेंडलीव ने बहुत अपने मन से मतलब एक ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके जमा रहा था वो, जिस कॉन्सेप्ट को मतलब रेगुलर इंटरवल में रिपीट ही नहीं हो रहा था। मतलब वो जैसे आप कभी भी देखिए, जैसे अब आर्गन है, आर्गन का मास 40 होता है, पोटेशियम का मास 39 होता है, फिर कैल्शियम का मास कितना होता है, 40, ठीक है। आर्गन के पहले कौन आता है? आर्गन के पहले क्लोरीन आता है। क्लोरीन का मास कितना है? क्लोरीन का मास है 35.5। आप देखिए रेगुलर इंटरवल में चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे चीजों के साथ उसने पीरियोडिक टेबल बनाया, इतनी मुश्किलों के साथ। तीसरा, उसने अपने ऑर्डर को ही बिगाड़ दिया। कैसे ऑर्डर को बिगाड़ा? कि जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट का मास कितना है? कोबाल्ट का मास है 58.9 और निकल का मास कितना है? निकल का मास है 58.7। तो कायदे से किसको पहले रखना चाहिए? निकल को। पर मेंडलीव ने क्या किया, पहले कोबाल्ट को रखा और फिर निकल को रखा। तो ये गलत बात है ना, अपना ही ऑर्डर बिगाड़ना कितनी बुरी बात होती है, ठीक है।
तो ये गलत बात थी। ये तीसरा था कि भाई कहीं कहीं ऑर्डर जो थे मेंडलीव के डिस्टर्ब थे। ये तीसरा। हाँ, आज क्या है, कोबाल्ट का 27 है एटॉमिक नंबर और निकल का 28 है। तो आज ये बिल्कुल सही मायने में अरेंज है, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इनको सही अरेंज कर दिया गया है। चलिए, तो ये मेंडलीव के डिमेरिट्स थे। चलिए, अब मेंडलीव के बाद आता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हेनरी मॉसले। क्या नाम था स्टूडेंट्स, रिपीट करिए मेरे साथ, हेनरी मॉसले। हेनरी मॉसले एक साइंटिस्ट आया था जिसने मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स किया था। ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स किया था। तो हेनरी मॉसले ने क्या किया, हेनरी मॉसले ने बोला कि भाई जो एटॉमिक मास है कि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं होती, उससे ज्यादा अच्छी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, atomic number is more fundamental property for the classification of elements। ठीक है, it is the more fundamental property for the classification of elements। कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स यहां तक। चल, तो ये बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि नंबर जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। और अगर प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे तो प्रोटॉन आधा अधूरा, आधा पौना, ऐसा तो होता नहीं है कि 2.5 हो जाए एटॉमिक नंबर 4.5 हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो यहां पर क्या होता है, एटॉमिक नंबर एक रेगुलर इंटरवल में इंक्रीज होता है, मतलब 1 के इंक्रीमेंट में मतलब इंक्रीज होता है। दूसरी चीज, एटॉमिक नंबर जो है वो मतलब 2 एलिमेंट का सेम नहीं हो सकता। तो इससे क्या हुआ, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हुई, जैसे कि आइसोटोप की प्रॉब्लम। आइसोटोप में क्या होता है, उनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं पर एटॉमिक नंबर तो सेम ही होता है ना, तो हम एक एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट को एक ही जगह प्लेस कर सकते हैं। दूसरा जो था वो ऑर्डर ऑफ कोबाल्ट और निकल, मतलब जो गलत ऑर्डर में जमे थे ना, उनको भी इसने सही कर दिया, क्योंकि कोबाल्ट उसने पहले जमाया था और निकल बाद में जमाया था, जबकि निकल का ज्यादा मास था, निकल का कम मास था, कोबाल्ट का कम ज्यादा मास था, है ना। पर यहां पर क्या है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, मतलब कम है, और निकल का 28 है जो कि ज्यादा है, और बिल्कुल सही से यहां पर अरेंज हो गया। तो यहां पर हेनरी मॉसले को एक ताली बजाइए, हेनरी मॉसले के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या है, अब आता है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जो, और ये बनाया किसने है, ये नील्स बोर ने बनाया है। ठीक है, तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो आज का टेबल है, मतलब इसमें बहुत एडवांस है, इसमें बहुत सारी चीजें मेंशन की गई हैं। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो क्या है, सॉरी स्टूडेंट्स माइक भी गिर गया। चल, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है, आइए देखते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक ऐसा पीरियोडिक टेबल है जो नए जमाने का पीरियोडिक टेबल है, आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, सबसे पहली चीज, सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज्ड है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज है। दूसरी चीज, वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के पे अरेंज है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। तीसरी चीज क्या है, अगर आप देखेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, कि जो एलिमेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, एक समय के बाद अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहे हैं। क्यों रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि उनका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो भी रिपीट हो रहे हैं। मतलब हर किसी में, जैसे यहां पर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 8 एलिमेंट बाद फिर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स यहां तक, है ना। तो ये चीज है। चौथी चीज, यहां भी क्या हुआ है, वर्टिकल को ग्रुप्स बोला गया है और हॉरिजॉन्टल चीजों को पीरियड्स बोला गया है। ठीक है, यहां पर टोटल 18 ग्रुप्स हैं और
7 पीरियड्स हैं, ठीक है, 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं यहां पर। चले ठीक है, तो यहां पर क्या किया है, सबको एक साथ अरेंज किया गया है, कोई दिक्कत तो नहीं आ सकती स्टूडेंट्स, है ना। पहले पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर पीरियोडिक टेबल में छोटा सा बना दे रहा हूं, ठीक है। ये देखिए, ये इसको एस ब्लॉक बोलते हैं, इसको डी ब्लॉक बोलते हैं, इसको पी ब्लॉक बोलते हैं, इसको एफ ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एस ब्लॉक हमें पढ़ना है, पी ब्लॉक हमें पढ़ना है, मतलब सिर्फ 1 से 20 तक के एलिमेंट आप याद कर लीजिए, बस उसके अलावा आप मत याद करिए। इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ऐसे ग्रुप्स हैं, ठीक है। पहले वाले में सिर्फ 2 ही, पहले पीरियड में अगर आप देखेंगे तो पहले पीरियड में आपको 2 ही एलिमेंट्स मिलेंगे, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। फिर दूसरे वाले में 8 मिलेंगे, तीसरे वाले में 8 मिलेंगे, चौथे वाले में 18 मिलेंगे, पांचवें वाले में 18 मिलेंगे, छठवें वाले में आपको 32 मिलेंगे, 32 मिलेंगे, और सातवां वाला भी इनकम्प्लीट है, तो आपको पूरा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है वो, ठीक है। और नहीं तो उसमें भी 32 मिल जाएगा आपको। चले, तो ये चीजें जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए हैं। चल, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने यहां पर स्टडी कर लिया, ठीक है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे कैसी कुछ प्रॉपर्टीज है, कैसे कैसे वो रिपीट होती हैं, हम जरा उनको देखेंगे। तो यहां सबसे पहली चीज है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कैसा ट्रेंड रहता है, हम उसको देखेंगे। दूसरी चीज है वैलेंसीज। तीसरा चीज है एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। चौथा चीज है मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर। सब्सक्राइब कर दीजिए, हाँ फिर से बोल रहा हूं मैं, सब्सक्राइब कर दीजिए आप, ठीक है, और शेयर कर दीजिए और लाइक भी करिए प्लीज, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर बाद मैं आपको लाइव वीडियोस भी दूंगा, बहुत सारी चीजों की लाइव वीडियोस भी दूंगा, ठीक है, जो जो फीजिबल हो पाएंगे मेरे लिए। चले, पांचवा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। छठवीं चीज है केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। सातवीं चीज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी, और आठवीं चीज है हमारे लिए नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड। चले, ठीक है, तो ये सब चीजें हमको डिसाइड करना है कहीं में, ठीक है। चलो, अब आते हैं हम लोग सबसे पहली चीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इसका भी वीडियो चाहिए आप तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हम आप उसको डाउट सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। आप बिल्कुल उसमें डाउट पोस्ट करिए और हम उसमें बिल्कुल सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। हमारे साथ आप रहेंगे तो हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है। चले, यहां देखिए, तो मैं क्या बोल रहा था कि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। चले, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे वेरी करते हैं हम उसको देखेंगे। चले, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ग्रुप्स में कैसे वेरी करते हैं। ग्रुप्स क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, तो ये सब जो है वो हमारे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका 2,1 मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2,8,1 मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसमें 2,8,1 मतलब इसमें भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो जो आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो रिमेन सेम, मतलब कोई चेंज नहीं आता उसमें, ठीक है। पर आप अगर पीरियड्स में जाते हैं तो पीरियड्स में मैं आपको बना के बताता हूं। लिथियम के बाद बेरिलियम के बाद बोरॉन के बाद कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसका 2,1, इसका 2,2, इसका 2,3, इसका 2,4, इसका 2,5। तो आप देख रहे हैं यहां पर कंसेक्यूटिवली 1 का इंक्रीमेंट होते जा रहा है। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, ठीक है, बाय 1,
मतलब एक से आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज हो जाएंगे। चले, ये थी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब किसी भी एलिमेंट को अगर स्टेबल होना है तो उसको अपने इलेक्ट्रॉन को लेन देन करना पड़ेगा, और जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं उस हिसाब से वैलेंसी आती है। जैसे कि सोडियम है, किसी भी एलिमेंट को आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अगर वो स्टेबल होना चाहता है तो। ठीक है, पर सोडियम के पास तो 1 है, तो उसको 7 और चाहिए, पर उसको 7 कोई देगा नहीं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? इस 1 को भी डोनेट करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होता है, जैसे आपके खाते में आप पैसे देते हैं तो क्या होता है, वहां पर प्लस का चार्ज चढ़ता है, और अगर आप लेते हैं तो आपके खाते में माइनस का चार्ज चढ़ता है। तो अभी मैंने इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज क्यों चलेगा? और कितना दिया है? 1 दिया है, तो सोडियम के ऊपर +1। वैसे ही क्या होता है क्लोरीन का होता है 2,8,7। तो यहां पर क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तभी तो 8 हो पाएंगे, तो यहां पर क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अच्छा, जब आपको पैसे मिलते हैं तो आपके खाते में माइनस का चार्ज चढ़ जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस का चार्ज चढ़ जाएगा। चले, तो वैसे क्या होता है वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो अगर आप ग्रुप में बात करते हैं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसका 2,1, इसका 2,8,1, इसका 2,8,8,1। तो यहां पर क्या होता है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, इसको भी देना पड़ेगा, इसको भी देना पड़ेगा, समझ सबकी +1 वैलेंसी है। तो अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपकी वैलेंसी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। चले, पर अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो देखते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, फ्लोरीन। ठीक है, यही सब है, कुछ रह गया, हाँ, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो यहां पर आता है 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7। तो यहां पर क्या हो रहा है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 4 इसकी ये अब लेगा, ये डोनेट नहीं करेगा, ये लेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो वैलेंसी क्या होती है? पहले इंक्रीज होती है, यहां तक इंक्रीज हुई और फिर यहां पर डिक्रीज होनी चालू हो गई। तो ये वैलेंसी का वेरिएशन है। तीसरा क्या आता है? एटॉमिक साइज आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। चले, तो अब आता है एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज क्या होता है, बहुत गौर सुनिए। ठीक है, एटम का साइज मतलब एटम का रेडियस। चले, तो ग्रुप में कैसे वेरी होता है, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का 2,1, इसका 2,8,1, इसका 2,8,8,1। तो यहां पर क्या होता है, लिथियम जो है उसके पास 2 शेल्स हैं, सोडियम जो है उसके पास 3 शेल्स हैं, पोटेशियम जो है उसके पास 4 शेल्स हैं। तो यहां पर क्या होता है, जब आप एक के ऊपर एक कपड़ा पहनते जाते हैं, आप क्या करिए, एक काम करिए, आज ही घर में 2-3 कपड़े एक साथ पहन लीजिए, तो क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा, आप मोटे दिखने लगेंगे। तो वैसे क्या होता है, जब शेल्स बढ़ती है, नंबर ऑफ शेल्स, तो यहां पर क्या होता है, एटम का साइज भी बढ़ता जाता है। तो भाई शेल्स ऐड हो रही है ना, तो नंबर ऑफ साइज भी बढ़ेगा। चले, पर अगर हम पीरियड्स में देखें तो, ये तो ग्रुप में देखा हमने, पीरियड्स में देखें तो अगर ग्रुप्स में आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपका साइज इंक्रीज होता है। पर अगर हम पीरियड्स में जाते हैं तो देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। चलिए, तो इसका 2,1, इसका 2,2, इसका 2,3, इसका 2,4, इसका 2,5, इसका 2,6, इसका 2,7। तो यहां पर क्या होता है, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स क्या है, नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट है, मतलब वो बढ़ नहीं रही है। चले, तो नंबर ऑफ शेल का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर, तो वो तो इंक्रीज करेगा नहीं साइज को। चले, आपको अगर पता हो तो भाई यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो प्रोटॉन भी बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, प्रोटॉन बढ़ेंगे तो प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियर से प्रेजेंट होते हैं, मतलब न्यूक्लियर का चार्ज भी बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस पावरफुल हो रहा है।
न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जा रहा है, और जब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचेगा। मतलब जैसे ये एटम है और ये उसका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, ये अपने साइड खींचेगा, और जैसे ही अपने साइड खींचेगा तो एटम का साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे। तो यहां पर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, एटम का साइज, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जा रहा है। लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे आप तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। चल अगली चीज मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, तो मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के डोनर्स। तो भाई जितनी जल्दी कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी वो उतना अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर रखेगी। जितनी जल्दी कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी वो उतना अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर रखेगी। तो यहां पर क्या होता है भाई, आप खुद सोचिए, अगर इलेक्ट्रॉन की अच्छी पकड़ है तो क्या इलेक्ट्रॉन मतलब जो एटम है वो रिलीज होगा? नहीं रिलीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए आपके एटम की न्यूक्लियस की पकड़ है वो ढीली होनी चाहिए। और ढीली कब होगी, जब उसका साइज बड़ा होगा। तो भाई साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस की जो पकड़ है वो इस इलेक्ट्रॉन पे ढीली रहेगी ना, है ना, तो वहां पर क्या होगा, वो जल्दी लूज हो जाएगा। तो अगर हम लोग ग्रुप में देखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम 2,1, 2,2, 2,3। तो अगर आप देखेंगे तो इनका साइज, एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से न्यूक्लियस की पकड़ ढीली हो जाती है, और न्यूक्लियस की पकड़ ढीली होगी तो यहां पर क्या होगा, जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब नीचे वाले अच्छे मेटल्स होते होंगे और ऊपर वाले थोड़े से घटिया मेटल्स होते होंगे। चल दूसरी चीज है आपका, इसी की चीज को हम लोग पीरियड्स में देखते हैं। तो यहां पर आएगा लिथियम, फिर आएगा बेरिलियम, फिर आएगा बोरॉन, फिर आएगा कार्बन, फिर आएगा नाइट्रोजन। ठीक है, तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपका साइज जो है, एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की पकड़ अच्छी हो जाती है। और लेफ्ट टू राइट क्या होता है, जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो आपका वो भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चल कमेंट सेक्शन में लाइक कीजिए प्लीज, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ 1000 सब्सक्राइबर में बार बार बोल रहा हूं मैं, लाइव वीडियोस लाऊंगा, 1000 कर दो, 1000 जल्दी करो, जल्दी करो, मेरे को इंतजार नहीं होता, जल्दी करो 1000। ठीक है, चल तो अब आता है मेटेलिक नहीं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो भाई मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए न्यूक्लियस की पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर न्यूक्लियस की पकड़ होगी अच्छी, न्यूक्लियस की पकड़ बहुत अच्छी होगी, न्यूक्लियस का चार्ज बहुत अच्छा होगा, तो क्या करेगा, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, साथ में दूर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी कर लेगा। चल तो यहां पर क्या होता है, अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो यहां पर देखिए, यहां पर शेल्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, और शेल के इंक्रीज होने से क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, और एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज होता है। और न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होगा, तो नीचे वाला जो है बहुत अच्छा मेटल होता है, ऊपर वाला जो है वो अच्छा मेटल नहीं होता, क्योंकि वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को रखता है। पर अगर वही चीज हम देखें तो वही चीज में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अगर हम पीरियड्स में देखें तो पीरियड्स में क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो पीरियड में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, तो यहां पर अगर हम लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन इसको देखें तो यहां पर 2,1, यहां पर 2,2, यहां पर 2,3, यहां पर 2,4। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो यहां पर क्या होता है, यहां पर एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है। और न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से क्या होता है, जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो भी इंक्रीज होता है। तो यहां पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। चल अब केमिकल रिएक्टिविटी मैं आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी तभी बताऊंगा जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्टिविटी जो लोग मेरे से पढ़ते हैं उनको पता होगा केमिकल रिएक्टिविटी क्या है। ठीक है, डाउट पूछ लीजिए आप मेरे से। ठीक है, चलिए
तो केमिकल रिएक्टिविटी की क्या बात होती है, उसके बाद आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सुनिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इसका मतलब होता है टेंडेंसी टू गेन, नहीं, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, ठीक है। तो भाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कब कर पाएंगे, जब न्यूक्लियस बहुत पावरफुल होगा, न्यूक्लियर का चार्ज बहुत ज्यादा होगा, उसके लिए एटम का छोटा होना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनमें क्या होता है, एटम का साइज बढ़ जाता है, और एटम का साइज बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। तो ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होगी। पर अगर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होगा, और उसकी वजह से एटम छोटा हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होती है अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो। चल, तो इसके बाद आता है नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड भी मैं नहीं बताऊंगा, चलो बता देता हूं, चलो आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चले यहां देखिए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताता है नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो ऑक्साइड्स क्या होते हैं, या तो न्यूट्रल होती है, या तो एसिडिक होती है, या तो बेसिक होती है। तो भाई सुनिए, अगर आप ग्रुप्स में देखेंगे तो ग्रुप्स में क्या होता है, सेम टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, या तो मेटल ही मेटल होता है, या तो नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर अगर मेटल है तो जो ऑक्साइड है वो ऊपर से नीचे तक बेसिक होगी, और अगर नॉन मेटल है तो ऊपर से लेकर नीचे तक एसिडिक होगी। ग्रुप्स में सेम ही पैटर्न चलेगा, पर पीरियड्स में क्या होगा, पीरियड्स में इधर होते हैं मेटल्स और इधर होते हैं नॉन मेटल्स। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हमने पढ़ा है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो रहती हैं वो एसिडिक होती हैं, और ये जो होती हैं वो बेसिक होती हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, यहां पर एसिडिक ऑक्साइड रहेगी, एक बेसिक ऑक्साइड रहेगी, और वो धीरे धीरे एसिडिक होती जाएगी। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली बेसिक ऑक्साइड्स और एसिडिक ऑक्साइड्स में ग्रेजुअली कन्वर्ट होते जाएंगे। तो ये है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। हाँ, एक चीज और बचा है स्टूडेंट्स कि हमारे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके ड्रॉबैक्स क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ड्रॉबैक्स क्या है, तो चलिए वो देख लेते हैं। तो पहला ड्रॉबैक है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो अभी भी नॉन मेटल्स के साथ मेटल के साथ प्लेस्ड है, ये एक नॉन मेटल है और मेटल के साथ इसको प्लेस किया गया है। दूसरी चीज देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए 57 के बाद और यहां पर एक और नंबर है, उसके बाद हमारा पीरियोडिक टेबल डिसकंटिन्यूड है, उसको यहां रख दिया गया है अलग से, मतलब यहां से लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को निकाल के यहां रख दिया गया है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, वो सही चीज है, पर हाँ ड्रॉबैक है ना कि भाई कंटिन्यूस जमना चाहिए ना भाई, अलग से थोड़ी रख सकते हो आप। तो ये थी हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक करिएगा भाई, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो 1000 सब्सक्राइबर लाइव वीडियो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा मेरा चैनल, ठीक है। तो हम मिलते हैं नई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।